हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। क्लास प्रीलिम्स में आपके जीएस पेपर 1 के साथ साथ सीसैट पेपर 2 भी कवर किया जाएगा, प्लस करंट अफेयर भी, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे। साथ ही साथ मेंस की बात करें तो इसमें आपके जीएस पेपर्स के साथ साथ हिंदी और ऐसे पेपर भी इंक्लूडेड होगा। नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर इस फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बड़ा है तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लाइड से हट जाती हूँ ताकि आपको दिखे। लोकसभा के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा की बात की गई है। राष्ट्रपति लोकसभा को उसके 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग कर सकता है। दूसरा दिया गया है, विघटन के पश्चात निवर्तमान अध्यक्ष नए अध्यक्ष के निर्वाचन तक अपने पद रिक्त नहीं करता है। फिर तीसरा दिया गया, लोकसभा की संसदीय समिति के समक्ष लंबित सभी विधेयक विघटन के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, कौन कौन से कथन आपके सही हैं। तो देखिए, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स 5-year टर्म, ये बिल्कुल सही है। आपको पता है ना, ये चीज़ आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लोकसभा का विघटन, लोकसभा जो है वो आपके डिसॉल्व कर सकती है 5 साल के पहले ही, अपने टेन्योर पूरा करने के पहले ही। ठीक है, और राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन जब हम राज्यसभा की बात करते हैं, जब हम अपर हाउस की बात करते हैं, वो एक परमानेंट हाउस है, वो कभी भी आपका डिसॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखें, आफ्टर द डिसोल्यूशन द आउटगोइंग स्पीकर डज नॉट वेकेट हिज ऑफिस अंटिल अ न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड। ये आपका गलत है। आपने सुना होगा प्रोटेम स्पीकर के बारे में। जब लोकसभा डिसॉल्व होती है और नई लोकसभा आपकी गठित होती है तो नई लोकसभा का जो पहला आपका सेशन होता है उसको कौन प्रिसाइड करता है? प्रोटेम स्पीकर प्रिसाइड करता है, ना कि पुराना आपका स्पीकर। ठीक है, all the bills pending before the parliamentary committee of Lok Sabha lapse after the dissolution। देखिए, जब भी लोकसभा का विघटन होगा और कोई भी ऐसा विधेयक होगा जो कि आपके संसदीय समिति के समक्ष है, ठीक है, तो वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? पहला और तीसरा सही है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर 1 और 3 हो जाएगा। अब क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगी, इसको यहाँ पे ऐसे कैंसिल कर देते हैं और ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। अक्सर आप लोग किताबों से नॉलेज तो ले लेते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं। तो एक चीज़ मैं समझाने जा रही हूँ। देखिए, आप पढ़ लोगे, सारे अनुच्छेद पढ़ लोगे, किताबों से नॉलेज लेने का मतलब आप सारे अनुच्छेद पढ़ लोगे, लेकिन कहाँ पर किन आर्टिकल्स का यूज़ हो रहा है कभी उसको भी समझने का प्रयास करो। ठीक है, तो मैं बताने जा रही हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले हम 11th लोकसभा की अगर बात करें, 11th लोकसभा की बात करें तो ये जो लोकसभा थी वो आपके मई 1996 में जो इलेक्शन हुआ था, आपकी 11वीं लोकसभा आपकी बनती है और ये दिसंबर आते आते, दिसंबर 1997 आते आते ये लोकसभा आपकी डिसॉल्व कर जाती है। बस आप ये समझिए, अगर मई और दिसंबर पे मत जाओ क्योंकि ये आपकी परीक्षा में कभी भी नहीं पूछेगा कि किस मंथ में या किस उसमें। बस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर अप्रॉक्सीमेटली आप इनका इस 11वीं लोकसभा का टेन्योर देखेंगे, कार्यकाल देखेंगे, तो आपको मिलेगा ये 1 साल 1 ईयर 6 मंथ के अप्रॉक्स इसका कार्यकाल था। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि ऐसा क्या हुआ कि ये जो लोकसभा थी
जो 11वीं लोकसभा थी वो डिसॉल्व कर गई, उसका विघटन हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ये प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब भी हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा का जो टेन्योर है वो 5 साल का है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1 साल 6 महीने के अंदर ही ये लोकसभा आपकी विघटित हो गई। इसी के साथ अगर आप 12वीं लोकसभा को भी ध्यान से देखेंगे, 12th लोकसभा को, तो यहाँ पर भी आप पाएंगे कि ये जो 12th लोकसभा थी ये 1 साल और 1 महीने तक आपकी रही, उसके बाद इसका भी विघटन हो जाता है, ये भी आपके डिसॉल्व कर जाती है। और फिर अगर आप 13th लोकसभा देखोगे तो 13th लोकसभा में आप क्या देखोगे, ये जो लोकसभा थी ये आपकी 4 साल 3 महीने अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, रही, और उसके बाद 5 साल के पहले ये भी आपकी विघटित हो गई। अब क्लास यहाँ पर इस चीज के पीछे फोकस मत करना कि मैम यहाँ पर आप गलत बोली हैं, 1 साल 6 महीने इतने दिन इतने घंटे थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी परीक्षा में ये चीज़ नहीं पूछेगा कि कितने घंटे कितने दिन थे, मैं आपको अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है, मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ कि अगर आप 11वीं 12वीं और 13वीं लोकसभा का टेन्योर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये तीनों लोकसभा आपकी 5 साल तक नहीं चली और उसके पहले ही विघटित हो गई। समझ में आ रहा है? विघटित हो गई। अब प्रश्न ये बनता है कि इनका विघटन हुआ क्यों? ठीक है, अगर राष्ट्रपति ने, अभी हमने देखा ना, राष्ट्रपति अगर चाहे तो लोकसभा को 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही विघटित कर सकता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, 11वीं 12वीं और 13वीं लोकसभा का विघटन हुआ क्यों? ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एक चीज देखेंगे क्लास, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, पता नहीं कभी आप लोग ने ध्यान दिया कि नहीं ध्यान दिया, लेकिन एकदम इंटरेस्ट के साथ जब आप पढ़ाई करोगे ना किसी भी सब्जेक्ट की तो बहुत आपको मजा आएगा पढ़ने में। 11वीं लोकसभा के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो पीएम बनते हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर, मैं 11वीं लोकसभा की बात कर रही हूँ, 11वीं लोकसभा की, तो वो आपके कौन थे? वाजपेयी जी थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं लिख दे रही हूँ, बस अटल बिहारी जी मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, इसके बाद इसी में 11वीं लोकसभा में ही आप देखेंगे कि 13 या 14 15 16 दिन बाद, मतलब कुछ दिन बाद ही जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो हमारे प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और दूसरे प्रधानमंत्री 11वीं लोकसभा के आपके बनते हैं एसडी गौड़वा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और फिर आप पाएंगे कि 11वीं लोकसभा में तीसरे प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, जिनका की नाम क्या था? आई.के. गुजराल। आई.के. गुजराल और एसडी गौड़वा जो थे वो जनता दल से बिलोंग करते थे। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के थे। तो 11वीं लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ तो उसमें पाया गया कि जो आपकी बीजेपी सरकार है उनको सबसे ज़्यादा वोट मिला है। ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा वोट मिला है, लेकिन इतना वोट नहीं मिला था कि वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर सके। तो प्रेसिडेंट ने उस समय क्या किया? प्रेसिडेंट ने उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। ठीक है, अच्छा, एक टर्म होता है यहाँ पर, जब मैं पढ़ाई रही हूँ आप लोगों को तो एक दो और इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में बता दूँ। एक टर्म होता है जिसको कि हम कहते हैं हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट, आप में से कुछ बच्चों ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। हंग पार्लियामेंट कब होता है? जब पार्लियामेंट में कोई भी किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी ना मिली हो। समझ में आ रहा है? अगर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में है, ठीक है, बहुमत में है, तो आप सभी को पता है कि वो अपने लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देगी, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो इलेक्शन होता है उसमें कोई भी पार्टी आपकी मेजॉरिटी में नहीं आती है, नहीं होती है, किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो वहां पर हम टर्म यूज करते हैं हंग पार्लियामेंट। याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी जब 11वीं लोकसभा का इलेक्शन आपका हुआ 1996 में, तो रिजल्ट में देखा गया जो बीजेपी है उनको नंबर ऑफ वोट्स तो ज़्यादा मिले हैं, लेकिन वो मेजॉरिटी में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर
आपका डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अब इनको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ती, ठीक है, बीजेपी सरकार को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ती उस पोजीशन पे बने रहने के लिए। क्यों प्रूव करनी पड़ती? क्योंकि आपने ही आर्टिकल 75 के क्लॉज 3 में क्या पढ़ा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोकसभा, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे उनका उत्तरदायित्व होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोकसभा। तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी अपनी मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाए, समझिए, नहीं प्रूव कर पाए। इसके वजह से उनको 13 या 14 15 दिन बाद, ऐसे ही कुछ दिन था, उनको अपनी पोजीशन को छोड़ना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो सेकंड आपके प्राइम मिनिस्टर बने वो SD गोडवा थे, ठीक है, जो कि जनता दल से थे, ठीक है। इन्होंने और पार्टीज के साथ कोलिशन किया, सपोर्ट लिया और अपनी पार्टी की मेजॉरिटी प्रूफ की। तो ये SD गोडवा बने, कुछ समय के लिए PM ये बने। फिर उसके बाद आप देखते हैं SD गोडवा को ही IK गुजराल ने रिप्लेस कर दिया। तो 11th लोकसभा को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 11th लोकसभा में आपको 3 PM दिखेंगे। पहला अटल बिहारी वाजपेयी जी, फिर SD गोडवा जी और फिर IK गुजराल जी, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी प्रेसिडेंट को क्या लगता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो पा रही है, और उस समय जो आपके प्रेसिडेंट थे वो थे KR नारायण जी, और KR नारायण जी ने क्या किया? KR नारायण जी ने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया। तो जो 11वीं लोकसभा थी उसमें 3 बार आपके प्राइम मिनिस्टर तो बने, लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट ना फॉर्म होने की वजह से उस समय के जो राष्ट्रपति थे KR नारायण जी ने 11th लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया। और अगर आप देखेंगे तो टोटल टेन्योर इस लोकसभा का अप्रोक्सीमेटली, मैं कहना चाह रही हूँ, 1 साल 6 महीने ही था, ठीक है। अब आपको पता है जब लोकसभा का विघटन हो गया, लोकसभा आपकी डिसॉल्व हो गई, तो एक नया फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। तो नया फ्रेश इलेक्शन कराया गया किसके लिए? 12वीं लोकसभा के लिए, ठीक है। और 12वीं लोकसभा में जो आपकी बनी वो आपकी 1 साल 1 महीने की अप्रोक्सीमेटली ही चल पाई, वो भी आपकी डिसॉल्व कर गई। क्यों डिसॉल्व कर गई? यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। इसलिए क्योंकि इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कॉन्फिडेंस मोशन जो पास किया गया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो 1 वोट से हार जाते हैं। जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ प्रस्तुत किया जाता है और 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी हार जाते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं दिला पाते हैं, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित हो जाता है सरकार के उसमें, तो तुरंत उनको क्या करना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि 12वीं लोकसभा जो है आपकी डिसॉल्व हो जाती है क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। और ये खाली आपकी 1 साल 1 महीने ही रहती है। फिर देखा जाता है कि 13वीं लोकसभा के लिए फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है और एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन इस बार वो खाली 4 साल 3 महीने के लिए ही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद राष्ट्रपति से कहा कि फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 7 महीने पहले ही एक नया इलेक्शन कंडक्ट करा दिया जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही जो है ना कि काउंसिल द प्रेसिडेंट शैल वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आर्टिकल 85 के बारे में बोला गया है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें क्लॉज है आपका 85 आर्टिकल, आप देखिएगा, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट से कहते हैं कि फ्रेश इलेक्शन कराया जाए और लोकसभा डिसॉल्व करा दी जाए, तो उस कंडीशन में भी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर असल में बात ये रहती है कि बीजेपी सरकार ने एक कैंपेन स्टार्ट किया रहता है, इंडिया शाइनिंग, ठीक है। और इस कैंपेन को लेके बीजेपी सरकार बहुत कॉन्फिडेंट रहती है और उनको लगता है कि इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव को भी वो जीत जाएंगे। इसी वजह से वो अर्ली डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा की बात करते हैं कि लोकसभा को 5 साल का कार्यकाल होने के पूर्व ही डिसॉल्व कर दिया जाए और एक फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करा दिया जाए। लेकिन जब फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है तो उसका रिजल्ट ये रहता है कि मतलब 2000, यहाँ पर आपका 2004
का समय यहाँ पर आ जाता है तो उस समय आप देखते हैं कि हमारे नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट होते हैं, मनमोहन सिंह। तो ये याद रखिएगा। मैंने आपको ये पूरी जानकारी इसलिए दी कि आप कंफ्यूज हो जाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप लोग पढ़ते हो, आपको पता है कि जो लोकसभा है वो क्या है, वो आपकी परमानेंट हाउस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 5 साल के पूर्व ही डिसॉल्व कर सकती है, ये आप सभी को पता है। जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं करेगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि लोकसभा कब कब डिसॉल्व कर सकती है। एक आपने देखा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, जैसा कि 12वीं लोकसभा में हुआ था। बीजेपी सरकार के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया था, जिसकी वजह से सरकार को रिजाइन करना पड़ा और कोई दूसरी सरकार नहीं थी जिसको कि प्रेसिडेंट वो कर सके और फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराया गया। ठीक है, तो 13th लोकसभा आया। 13th लोकसभा में आपने क्या देखा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट है वही प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट नहीं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वही प्रेसिडेंट से कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन कराना है। ठीक है, डिसॉल्व कर दीजिए लोकसभा को। तो ये भी आपने देख लिया। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। और 11वीं लोकसभा में आप देख रहे थे कि स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म ही नहीं हो पा रही थी। एक ही 11वीं लोकसभा में 3 बार प्राइम मिनिस्टर के हमको अलग अलग चेहरे दिखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. गोडवा और आई.के. गुजराल के बारे में। ठीक है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा आप सर्च करिएगा, आपको पता चलेगा। बस ये चीज मैंने आपको समझा दी ताकि थोड़े पॉइंट आपके दिमाग में रहे। क्लास मैं फिर बोलूंगी कि मेरा जो ये सीरीज है इसमें ये मॉक टेस्ट के लिए है। ठीक है, यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करना रहता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, मैम ठीक है, आप बोल दिया करिए। ठीक है, आप बता दिया करिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए कि सही रहता है कि नहीं, आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं। अगर लाइव क्लास रहती या मैं आप लोग मेरे सामने बैठते तो मैं पूछती कि ये बात तुम लोगों को पता थी कि नहीं पता थी, बस पढ़ लिया हाँ कि लोकसभा जो है वो 5 साल के पहले डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन कोई पूछ ले कि कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करके या क्यों डिसॉल्व हो सकती है, या फिर कभी डिसॉल्व हुई तो 1-2 एग्जाम्पल दे दो, तो क्या तुम लोग दे पाओगे कि नहीं, ये भी एक प्रश्न बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग मेंस में आंसर्स लिखोगे ना तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी। और दूसरी चीज़ ये होती है क्लास, जब आप किसी चीज़ को समझते हो ना, यहाँ पर जब समझ लेते हो ना तो एग्जामिनेशन हॉल में कन्फ्यूज़न नहीं होती है। लेकिन अगर आप रटने का प्रयास करोगे तो हमेशा कन्फ्यूज़न होगी। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें रटना भी ज़रूरी है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलो अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आप लोग मुझे 2-3 मिनट का समय और देंगे। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये प्रोटेम स्पीकर वाली बात जो आपके प्रश्न में दिया था, ये याद रखिएगा, जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व होती है जो स्पीकर होता है उसका रोल खत्म हो जाता है। नई लोकसभा की पहली बैठक के लिए प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है, जो कि आपके जब तक कि नया स्पीकर नहीं अपॉइंट होता है तब तक वो स्पीकर की जगह बैठता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, परीक्षा में कन्फ्यूज मत होइएगा। बिल से रिलेटेड चीज़ है तो ये याद रखिएगा, कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट्री कमिटी में आपका पेंडिंग है, पार्लियामेंट्री कमिटी में है, ठीक है, और लोकसभा आपके डिसॉल्व कर गई तो वो बिल ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, डिसॉल्व कर जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, मतलब आपका समाप्त हो जाएगा, ये याद रखिएगा, लैप्स कर जाएगा मुझे बोलना चाहिए। अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो वो बिल आपका ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्लास एक चीज आप लोग और समझिएगा, अक्सर मैंने देखा है जो अच्छे मतलब आपके पेपर्स में, कई पेपर में जब क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता है तो पूछा जाता है कि अगर कोई बिल है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, मेरी बात को एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यहाँ पर मैं लिखती भी हूँ। अगर कोई बिल है, ठीक है, उसको लोकसभा ने पास कर दिया है, लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन अभी राज्यसभा में वो पेंडिंग है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर लोकसभा डिसॉल्व कर जाती है, मतलब लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो ये बिल आपका लैप्स करेगा कि नहीं लैप्स करेगा। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूं क्लास, कोई भी बिल है, ठीक है, वो आपका लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, लोकसभा ने उसको पारित कर दिया है,
ठीक है। अब वो बिल आपका राज्यसभा में अटका हुआ है, लेकिन अचानक से लोकसभा का विघटन हो जाता है, ठीक है। तो ये बिल आपका रहेगा कि समाप्त हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये बिल आपका समाप्त हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा। यहाँ पे मैंने क्रॉस का साइन लगाया है, ठीक है। दूसरी चीज याद रखिए, कोई बिल है जिसको कि राज्यसभा ने पारित कर दिया है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया, अब वो लोकसभा में आपका पेंडिंग है और इसी बीच लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो क्या वो बिल आपका समाप्त हो जाएगा कि रहेगा? तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे? वो बिल जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो अब यहाँ पर ध्यान देखो, कोई बिल आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पारित कर दिया है, अब वो प्रेसिडेंट के पास पड़ा हुआ है उसके एसेंट के लिए, तो क्या वो बिल आपका रहेगा या फिर समाप्त हो जाएगा लोकसभा के विघटन पे? तो वो बिल आपका रहेगा। क्यों? क्योंकि अब वो राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है। तो हमेशा इस तरीके के प्रश्न जब परीक्षा में आते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर मैं उनको एक चीज़ बोलती हूँ कि ऐसे सोचना कि अगर किसी बिल को लोकसभा ने छू दिया है, ठीक है, तो वो बिल आपका लोकसभा के विघटन के कारण आपका समाप्त हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा। बट एक एक्सेप्शन, अगर वो बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया है और राष्ट्रपति के पास आ गया है, तो वो बिल नहीं लैप्स करेगा, क्योंकि अब वो राष्ट्रपति के डेस्क पे रखा है। अब राष्ट्रपति चाहे तो उस बिल को आगे बढ़ाए, नहीं तो वो राष्ट्रपति के पावर पर है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, यहां से भी परीक्षा में प्रश्न बनता है। जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, जो पहला प्रश्न था उसमें जो तीनों टॉपिक, जो तीनों चीजें अलग अलग टॉपिक ही है, स्पीकर अलग है, प्रोटेम स्पीकर अलग है, ठीक है। यहाँ से बिल से रिलेटेड जो कब कब लैप्स होता है बिल, वो मैंने आपको बता दिया, और मैंने लोकसभा डिसोल्यूशन वाली बात भी बता दी, विघटन वाली बात भी बता दी। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा क्लास, क्योंकि मैंने अच्छा खासा समय लिया है इसको समझाने के लिए। चलिए अब इस प्रश्न को देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के कार्यकाल रिक्त होने पर लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? अगर स्पीकर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपका यहाँ पे अध्यक्ष और मतलब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों का पद खाली हो, तो उस समय लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य, अध्यक्ष पैनल का सदस्य, अध्यक्ष द्वारा अग्रिम में तैयार किया गया, लोकसभा में सत्ताधारी दल द्वारा नियुक्त किया गया सदस्य। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का सदस्य जो है वो अध्यक्षता करेगा, अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की पोजीशन खाली है। देखिए, अ मेंबर ऑफ लोकसभा अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अगर ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों जो हैं वो हाउस की सिटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या मीटिंग में नहीं आ सकते हैं, तो उस कंडीशन में याद रखिएगा द पर्सन सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, वो आपकी उसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है, प्रिसाइड करेगा। क्लियर हो गया होगा ये चीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न क्या है? ये आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न है। रामसर सूची किसी आर्द्र भूमि को शामिल करने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि सरकार इसके पारिस्थितिक चरित्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। तो क्लास ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बात दी गई है कि रामसर सूची की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, रामसर साइट में, ठीक है, रामसर लिस्ट में अगर किसी भी वेटलैंड को रखा गया है तो इसका मतलब क्या है कि सरकार उस पर अधिक ध्यान देगी, ठीक है, ये बात तो सही है, इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में रामसर साइट शामिल है जो केवल प्राकृतिक कारणों से खतरे में है। अब बताइए, जब हम मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड की बात करते हैं तो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में वो रामसर साइट्स को रखा जाता है जिन पर की प्राकृतिक खतरा है, ठीक है, जिन पर की नेचुरल रिसोर्सेज के कारण रिस्क है। तो ये आपका सही होगा कि गलत होगा? सोचिए थोड़ा सा, लग रहा है सही है, ठीक है, लेकिन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है क्योंकि केवल लिखा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक खतरा हो या फिर हमारे द्वारा उसको खतरा, उनको खतरे में डाला जा रहा हो, या फिर
हम आपके, मेरे और आपके द्वारा, अब आप कहोगे मैम हम लोग कैसे खतरे में डालेंगे, डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, या फिर एंथ्रोपोजेनिक कॉज हो। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन बिहेवियर के कारण, या फिर हमारे और आपके हस्तक्षेप की वजह से उस रामसर साइट पर खतरा छा गया हो, तो भी वो क्या होगा, उसको मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में रखेंगे। ये याद रखिएगा, मानवीय गतिविधियों के कारण भी हो सकता है, एंथ्रोपोजेनिक कॉज भी हो सकता है। तो ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील, लोकटक झील भारतीय स्थल हैं जिन्हें वर्तमान में मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में रखा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, पहले केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का, लोकटक तीनों थे, लेकिन अब अगर आप देखेंगे चिल्का झील को मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड से हटा दिया गया। अच्छी बात है, अब वो खतरा नहीं है, इस वजह से हटा दिया गया है। अब केवल केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील ही मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में शामिल हैं। भारत के खाली 2 रामसर साइट जो हैं वो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में हैं। तो यहाँ पर बोला गया है, ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? तो बताइए कितने सही हैं? केवल एक सही है, केवल एक ही स्टेटमेंट आपका सही है, वो क्या है? फर्स्ट वाला, ठीक है। दूसरा तीसरा गलत है। यहाँ पर देख लीजिए जो मैंने आपको बताया। देखिए, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में रामसर साइट शामिल है जो प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, हमारे आपकी वजह से खतरे में हो। और भारत में अगर हम देखेंगे तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है और लोकटक झील जो कि मणिपुर में है, केवल यही 2 आपके मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में शामिल है। रामसर साइट और चिल्का लेक पहले था लेकिन उसे 2002 में हटा दिया गया, जो मैंने आपको बता दिया। चल, वेरी गुड। अब उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। RO-ARO का पेपर है, UP-PCS का पेपर है, तो कौन कौन से रामसर साइट्स आपके उत्तर प्रदेश में है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अपर गंगा की अगर हम बात करेंगे तो ये है, ठीक है, जो कि आपका बिजनौर से बुलंदशहर तक फैला हुआ है। नवाबगंज, मैंने आपको बताया था, जो नवाब लोग थे उन्हें उन आंखों की मस्ती में, गाना ना, उन आंखों की मस्ती में, तो इस तरीके के गाने बहुत अच्छे लगते थे। तो नवाबगंज कहाँ पर है? उन्नाव में है, याद रखिएगा, ये रामसर साइट में है उत्तर प्रदेश में। समन बर्ड सेंचुरी की बात करेंगे तो समन को आप सम्मान, और आपको पता है मैन लोगों को ना सम्मान की बहुत आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर मैन याद रखना, मैन किसको सम्मान की जरूरत है? मैन लोगों को। तो हमेशा मैन लोग सम्मान की बात करते हैं, बहुत ईगो पे लग जाती है उन लोगों को। तो समन बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? मैनपुरी में है, ठीक है। फिर सांडी की बात करेंगे। अब ध्यान दो, अगर आपके सामने सांड खड़ा हो जाए तो आप क्या करोगे? हार मान जाओगे। तो ये कहाँ पर है? हरदोई में है। तो सांडी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? हरदोई में है, याद रखिएगा। इसी तरीके समसपुर बर्ड सेंचुरी की बात करेंगे तो यहाँ पर ये रायबरेली में है। आप देखते हो हमारे भारत में राय देने के लिए मतलब सब लोग आ जाते हैं, जितने भी सब है ना, सब आ जाएंगे आपको राय देने के लिए। तो समसपुर कहाँ पर है? रायबरेली में है, याद रखिएगा। पार्वती अर्गा कहाँ पर है? गोंडा में है, RO-ARO में पूछा गया था, ठीक है। सरसाई की अगर हम बात करेंगे ये इटावा में है। तो मैंने आपको याद कराया था कि ध्यान रखिएगा, साई बाबा जो है, साई बाबा सर साई है ना, तो सर साई किस पर? साई बाबा किस पे बैठे हुए दिखते हैं? ईटे पे, तो इटावा, बस याद रखिएगा, सर साई इटावा पे बैठते हैं, इटावा पे साई बाबा, ठीक है, ऐसे करके। फिर सुर सरोवर की हम बात करेंगे तो ये आगरा में है। आपको पता है मिले सुर मेरा तुम्हारा, आगरा के सामने देखते ना दिखता है, तो सुर वो हो गया, ठीक है। हैदरपुर की बात करेंगे तो वो मुजफ्फरनगर और बिजनौर में है, ये याद कर लीजिएगा। बकीरा की बात करेंगे तो ये संत कबीर नगर है। तो मैंने आपको याद कराया था कि ऐसा सोचिएगा कि कबीर जी को खीरा बहुत अच्छा लगता था, तो बकीरा कहाँ पर है? संत कबीर नगर में है। तो आशा करती हूँ जो 10 रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है वो आपको याद हो गई होंगी, और वो कहाँ पर लोकेटेड है ये भी याद हो गया होगा। अगर याद हो गया तो कमेंट बॉक्स में मैम को बता दो एक बार। चल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लो,
अब हम लोग करंट से भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि रामसर साइट से रिलेटेड करंट के भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी रिसेंट में 2 फरवरी 2025 को, यहाँ पर 2 फरवरी देखकर कुछ याद आ रहा होगा। 2 फरवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? जल्दी बताओ। आर्द्र भूमि दिवस ना, वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी। ये याद रखिएगा, आर्द्र भूमि डे। ठीक है, उस दिन उधवा लेक को, और अगर देखें किचियोपल्ली लेक जो कि सिक्किम में है, ठीक है, किचियोपल्ली सिक्किम में है, उधवा झारखंड में है, ठीक है, और थेरथंगल बर्ड सेंचुरी, और यहाँ पर सकरा कोटाई, ठीक है, इन सबको 2 फरवरी 2025 को रामसर साइट में जोड़ा गया है। ये याद रखिएगा। रिसेंट के तो जरूर याद रख लीजिएगा, करंट में पूछा जा सकता है। ठीक है, सकरा 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 तमिल 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 सकरा, तमिल थेराथंगल थेराथंगल थेरा सकरा कुछ करके, थेरा सकरा सेरा थेरा सकरा करके ऐसे याद कर लो तमिल। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग इसको, क्योंकि हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। करंट है ना, 2 फरवरी है, 2 फरवरी भी है, आप लोग की परीक्षा भी आ रही है ROARO की, तो ध्यान से इसको नोट कर लीजिए एकदम। थेरा सकरा करके तमिल हो गया, किचियोपल्ली पल्ली पल्ली सिक्किम, ठीक है, और फिर ये उधवा झारखंड। चल इस प्रश्न को देखें, काफी बड़ा प्रश्न है, आप लोग पढ़िए थोड़ा सा, तब तक मैं एक घूंट पानी पी के आती हूँ। पढ़िए क्लास, इसको क्या दिया गया है इसमें? कम्युनिटी रिजर्व की बात यहां पर की गई है। सामुदायिक रिजर्व गैर संविधिक संरक्षित क्षेत्र है जहां समुदाय वन्यजीव संरक्षण गतिविधियों में संलग्न होते हैं। ऐसे रिजर्व के निवासियों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार से लाभ हो सकता है। ऐसे रिजर्व के अंदर निवासियों द्वारा भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव की अनुमति है। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं ये ध्यान दीजिएगा। 3 स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट आपके सही हैं? Community reserve are non-statutory protected area where the communities engage in wildlife conservation activity। देखिए, हम जब सामुदायिक रिजर्व की बात कर रहे हैं तो जहाँ पर कम्युनिटी रिजर्व बनाया गया है वहाँ के जो आपके समुदाय होते हैं वो इनके संरक्षण में योगदान देते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये एक गैर संविधिक संरक्षित क्षेत्र नहीं है, ये नॉन स्टैट्यूटरी प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, ये स्टैट्यूटरी प्रोटेक्टेड एरिया है, याद रखिएगा। इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखें, ऐसे रिजर्व के निवासियों को उनके सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार से लाभ हो सकता है, बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पर उनको सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी इंप्रूव हो सकती है, दिस इज द राइट स्टेटमेंट, एकदम सही है। ऐसे रिजर्व के अंदर निवासियों द्वारा भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव की अनुमति होती नहीं। भूमि उपयोग के पैटर्न में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं कर सकते। भाई संरक्षण की बात करें, रिजर्व की बात करें, तो कैसे अलाउ कर देंगे कि आप पैटर्न में किसी भी तरीके का बदलाव करो? अब बताओ, कोई कम्युनिटी कहेगी हम तो यहाँ पर सिनेमा हॉल बनाना चाहते, तो क्या वो सिनेमा हॉल बना पाएगी? नहीं। हम संरक्षण प्रोवाइड कर रहे हैं, हम रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके का लैंड पैटर्न में चेंजेस नहीं करेंगे वो। ठीक है, हाँ, उनका योगदान होगा, सब होगा। तो यहाँ पर कितने स्टेटमेंट सही हैं? केवल एक। ठीक है, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। ठीक है, क्लियर है क्लास? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, उपयुक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं। देखो, हमेशा ये देखते होगे तुम लोग कि जब नहीं वाला प्रश्न पूछता जाता है तो मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर क्या दिया गया? कितने स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो ये तो मैंने आपको बताया ना, पहला रॉन्ग है, तीसरा रॉन्ग है, दूसरा सही है। तो कितने स्टेटमेंट आपके सही नहीं है? केवल 2 स्टेटमेंट सही नहीं है। एक स्टेटमेंट जो आपका दिया गया है सेकंड वाला, वो सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देख लो क्लास, जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की हम बात करते हैं, 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, जिसमें कि संशोधन हुआ था 2002 में। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लिखा है, जिसमें कि संशोधन 2002 में हुआ था। तो अगर कभी भी कम्युनिटी रिजर्व की बात करें या फिर आपके पेपर में कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें, तो आप याद रखिएगा कि दोनों को
दोनों को नोटिफाई किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कम्युनिटी रिजर्व और आपका कंजर्वेशन रिजर्व को नोटिफाई किया जाता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो कम्युनिटी रिजर्व है, यहाँ पर जो लैंड जहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई है, हो सकता है एकदम नेशनल पार्क का बफर एरिया, ये भी हो सकता है, समझिए, एकदम बफर एरिया हो, तो ये आपका मतलब बाहर हो, एकदम बॉर्डर वाला एरिया हो। ये आपका प्राइवेट और कम्युनिटी ओन लैंड हो सकता है, मतलब कम्युनिटी रिजर्व है, जो कम्युनिटी वहाँ पे है, जो समुदाय है, उनकी खुद की ज़मीन हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब भी हम कंजर्वेशन रिजर्व की बात करेंगे तो याद रखिएगा ये गवर्नमेंट लैंड में होता है, ये गवर्नमेंट लैंड में होता है। इसी वजह से ये आपके मेनली जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के किनारे वाले हिस्से होते हैं, एडजेसेंट, ठीक है, जिस पर कि सरकार का हक होता है, सरकारी जमीन होती है। जब हम कंजर्वेशन रिजर्व की बात कर रहे हैं, क्लास बिल्कुल भी मत कंफ्यूज होइएगा, इन दोनों टर्म्स को मैं यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट को कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व में डिफरेंस नहीं पता है। पहली चीज याद रखिएगा, दोनों जो है वो आपके स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, ठीक है, जिनका की गठन वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। कम्युनिटी रिजर्व में जो लैंड होता है, जहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व बनाया जा रहा है, हो सकता है वो किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, किसी समुदाय से बिलोंग करता हो, मतलब वो एक प्राइवेट लैंड हो, ठीक है। तो हो सकता है वो आपके, देखिए, वो आपके किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर का हिस्सा हो, कहीं थोड़ा बहुत दूर का हिस्सा हो सकता है, जहां पर भी संरक्षण देना है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंजर्वेशन रिजर्व की, तो ये हमेशा याद रखिएगा ये आपका गवर्नमेंट ओन्ड लैंड पे होता है। तो यहाँ पर जब भी ये बनते हैं तो ये आपके नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बफर के बाहर वाले हिस्से में बनते हैं कंजर्वेशन रिजर्व, ये याद रखिएगा। देखिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विद इन द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जहां पर भी जो समुदाय है वो राजी होता है कि हमें यहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व बनाना है तो वो बन सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से वो प्राइवेट लैंड भी हो सकता है। लेकिन जब हम कंजर्वेशन रिजर्व की बात करते हैं तो मेनली ये आपके नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एडजेसेंट होता है, अगल बगल होता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में आपने सुना होगा, आपकी परीक्षा में हमेशा प्रश्न बनता है। बायोस्फीयर रिजर्व की जब हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नहीं नोटिफाई किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। कम्युनिटी रिजर्व जो बोलने जा रही हूँ, लिख लो, ये सब चीज़ें जल्दी कोई बताता नहीं है, मतलब बताता है, अब ऐसे ये मैं नहीं कह सकती ना कि मैं ही बताती हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से फैकल्टीज अच्छे हैं, बताते हैं, लेकिन अभी तुम लोग लिख लो, ठीक है, अभी तुम लोग लिख लो जो बता रही हूँ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात मैं कर रही हूँ, वन जीव संरक्षण अधिनियम की बात कर रही हूँ, और वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत हम कम्युनिटी रिजर्व की बात करते हैं, हम कंजर्वेशन रिजर्व की बात करते हैं, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, नेशनल पार्क की बात करते हैं। तो ये सब आपके नोटिफाई किए जाते हैं WPA के अंतर्गत। लेकिन जब हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व ना, याद रखिएगा, वो आपके मैप प्रोग्राम के अंदर आता है। मैप क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि किसका प्रोग्राम है? यूनेस्को का, याद रखिएगा, यूनेस्को का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अंडर यूनेस्को प्रोग्राम, ये हो सकता है कभी पूछ ले आपसे। चलो यहां पर देख लो कुछ बायोस्फीयर रिजर्व जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और पूरी संभावना है बनने की। क्लास में फिर कह रही हूँ, जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ बहुत डिटेल्ड में बता रही हूँ, ठीक है। तो भगवान करे प्रश्न यहीं से बने और आप लोगों के पेपर बहुत अच्छा हो। देखो, पेपर मैंने नहीं बनाया है, पेपर मैंने नहीं बनाया है। अगर मैं कहूँ कि मैंने पेपर बनाया है तो ये झूठ है, ठीक है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न बन सकता है। और ईश्वर से भी प्रार्थना करूँगी कि यहाँ से प्रश्न बने, ताकि मेरे विद्यार्थियों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और उन लोग का सिलेक्शन हो, ठीक है। और सिलेक्शन के बाद वो ऐश्वर्या मैम को भी मिठाई खिलाए, थैंक यू बोले, और डिकोड टीम को, पूरी टीम को हमारे थैंक यू बोले। तो यहाँ पे ध्यान दो,
ध्यान दो। चलो, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की जब हम बात करेंगे, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, तमिलनाडु कर्नाटक केरल वाले बॉर्डर में, ठीक है। नीलगिरी आपको पता है, कनेक्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर जो है वो उत्तराखंड में है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में है। ग्रेट निकोबार कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। मनास कहाँ पर है? असम में है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल। पन्ना मध्य प्रदेश, ठीक है। सिंपली पाल जो है वो उड़ीसा में है। दिब्रू सिखोवा कहाँ पर है? असम में है, ठीक है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। पंचमढ़ी बायोस्फीयर मध्य प्रदेश में। कंचनजंगा सिक्किम में। स्क्रीनशॉट ले लो क्लास, पेपर में प्रश्न बनता है यहां से, ठीक है। फिर देखो, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। अगस्तमलाई तमिलनाडु में। कोल्ड डेजर्ट, कई बार ये सब पूछा गया, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? गुजरात में। और अशनाकरमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं बायोस्फीयर रिजर्व से, तो रट डालिए, अगर पूछे तो आराम से आप टिक लगाकर चले आए। चल आगे बढ़ते हैं। भूपट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बोला गया है? आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। इसकी मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग होती, बिल्कुल सही है। जब भी हम अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे या लेयर्स की बात करेंगे, इनकी जो मोटाई होती है वो आपके ओशियनिक और अगर हम बात करें माउंटेन एरिया में अलग अलग होती है, कॉन्टिनेंटल और ओशियन में अलग अलग होती है। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच रैपिडी असंबद्धता पाई जाती है। ऊपरी क्रस्ट की तुलना में निचली क्रस्ट में पी तरंगों की गति ज़्यादा होती है। ऊपरी क्रस्ट में निचली क्रस्ट की अपेक्षा घनत्व कम होता है। मैं थोड़ा सा हट जाती हूँ, आप लोग देख लीजिए आराम से प्रश्न। अर्थ क्रस्ट की बात बोली गई है, इसकी जो थिकनेस है वो कॉन्टिनेंट और ओशियन में अलग अलग होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं यहीं पर खड़ी हूँ, ये चिंता मत करेगा कि मैम कहाँ चलेगी, बस आपको पूरी स्लाइड दिखे इस वजह से साइड में हो जाती हूँ। यहाँ पे रैपिड डिस्कंटिन्यूटी की बात की गई है, ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य में पाई जाती है, ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कॉर्नॉट डिस्कंटिन्यूटी यहाँ पर देखने को मिलती है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य में, इस वजह से ये आपका गलत है, ठीक है। Speed of P wave is higher in the lower crust than in upper crust. The upper crust has lower density than the lower crust. The upper crust has the lower density than the lower crust. ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर गलत कौन सा है? बी आपका गलत है, ठीक है, ठीक है क्लास। चलो अब हम जरा डिसकंटिन्यूटी को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है? CM याद रखिए, CM रागुल, CM रागुल, राहुल सुनते हो ना, राहुल, तो यहाँ पे रागुल याद रखना। राहुल, CM राहुल याद रहेगा आपको ना, लेकिन आज एक नया नाम देते हैं। नया नाम क्या देते हैं हम? ध्यान दीजिएगा, CM रागुल, ठीक है, रागुल, राहुल की जगह रागुल, ठीक है। तो यहां देखिए C क्या है? कॉर्नॉट डिस्कंटिन्यूटी है, ठीक है। M क्या है? मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी है। R क्या है? रैपिड डिस्कंटिन्यूटी है। G क्या है? ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है। और L क्या है? लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी है। समझ में आ रहा है? तो CM रागुल याद रखिएगा। अब आपको पता है कि जब हम क्रस्ट की बात करते हैं तो अपर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट है, ठीक है। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच जो डिस्कंटिन्यूटी है वो आपका C है, कॉर्नॉट डिस्कंटिन्यूटी है। फिर आप देखते हैं लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? मोरोविक डिस्कंटिन्यूटी है। तो M हो गया, CM कंप्लीट, ठीक है। फिर उसके बाद रागुल की बात किए तो R आएगा। तो रैपिड डिस्कंटिन्यूटी को आप देखेंगे तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है, ठीक है। इसके बाद ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी को देखेंगे, राहुल नहीं, गुल, ठीक है जी। तो ग्यूटेनबर्ग जो है वो लोअर मेंटल और
आपका आउटर क्रस्ट के मध्य में है, और जो यहाँ पर L है लेमैन डिसकंटिन्यूटी, वो आउटर कोर और इनर कोर के मध्य में है। ठीक है, तो CM रागुल याद रखिएगा। क्लियर हो गया होगा क्लास यहाँ पर आपको। आगे बढ़ते हैं। Which of the following organization released the global gender gap index? ठीक है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस संगठन ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया। यहाँ पर ILO दिया गया है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन दिया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दिया गया है, और यूनेप दिया गया है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNDP दिया गया, UNDP दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज की जाती है, WEF द्वारा। तो क्या सही उत्तर हो गया? C सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स हैं। अब जैसे देखा गया है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि अभी जो पेपर हुआ था शायद उस पर भी पूछा गया था PCS वाला कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है ना। तो उसमें आपसे ये भी पूछा जाता है क्या क्या की इंडिकेटर्स हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, 3 की इंडिकेटर्स है ना। तो इसी तरीके से आप याद रखिए जब हम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 की इंडिकेटर्स हैं, जिसमें पहला इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी हो गया, आर्थिक याद रखिएगा, ठीक है। फिर एजुकेशनल अटेनमेंट हो गया, शैक्षिक की बात की गई है। फिर उसके बाद हेल्थ एंड सर्वाइवल हो गया, मतलब स्वास्थ्य की बात की गई है। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मतलब राजनीतिक उसकी बात की गई, एम्पावरमेंट की बात की गई है। तो याद रखिएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किया जाता है और यहाँ पर मुख्यतः 4 पैरामीटर्स होते हैं। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में बनना शुरू हो गए हैं तो नोट कर लीजिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर प्रीलिम्स में नहीं काम आएगा तो मेंस में लिख के आना ये सब चीजें। समझ में आ रहा है? तो मैं तो आप लोगों को तैयार कर रही हूँ मेंस के लिए भी। मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स खाली एक सीढ़ी चढ़कर ना रुक जाएं, वो मेंस क्वालिफाई करें, इंटरव्यू में बैठे और सिलेक्शन पाए। ठीक है, मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि जो मतलब आप लोग सफल हों क्लास। ठीक है, खूब खुश रहिए और पढ़ते रहिए। माता पिता का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद, आपके शुभ चिंतकों का तो आशीर्वाद आपके साथ सदैव है। अगर कोई भी परेशानी होती है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, तो कमेंट बॉक्स में बताया करिए। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये दुनिया का क्या है सबसे बड़ा सत्य ना, कर्म आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हम आपकी मदद कर सकते हैं। उपलब्धियां भी भाई हमको खुशी मिलती है, लेकिन अब आप उस स्तर पे जब आप पहुंचोगे तो हो सकता है कभी ऐश्वर्या मैम ऐसे दिखे तो ऐसे मतलब चले जाओ, पता ही ना चले। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सिलेक्शन लेने के बाद भूल गए कि कौन ऐश्वर्या मैम। चलो अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, उन सब चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ते रहिए और खुश भी रहिए, बस ये कहना चाहती हूँ। बोलते समय ऐसा लगता है ना कि आप लोग का समय ना बर्बाद हो, इसलिए बोलते बोलते थोड़ा सा पॉज लगा दिया जाता है कि जिस चीज़ के लिए आए हैं पहले वो अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, झील पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कीजिए, यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। लोटिक, ठीक है, लोटिक, एक मिनट। लोटिक प्रणाली की तुलना में लेंटिक प्रणाली में ऑक्सीजन, जो घुलित ऑक्सीजन का जो स्तर होता है वो आपका अधिक होता है। ठीक है, गहराई में वृद्धि के साथ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। गर्मी के मौसम में थर्मल स्थिरीकरण न्यूनतम हो जाता है। ऊपर दिए कथनों में कितने सही हैं आपको बताना है, कितने स्टेटमेंट आपके सही हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल इज हायर इन लेंटिक सिस्टम देन इन लोटिक, ये आपका गलत है। अभी मैं बताती हूँ। ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द डेप्थ। ठीक है, ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द डेप्थ, नहीं, ये भी गलत है। हाँ, द थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इज मिनिमल ड्यूरिंग द समर सीजन, ये भी गलत है। तो इसमें क्या बोला गया है, कौन सा आपका करेक्ट है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल इज हायर इन लेंटिक सिस्टम देन इन लोटिक सिस्टम, तो यहां पर तो आपका सारा ही गलत है। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? द ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन डेप्थ, ये तो गलत है। एक बार इसको फिर से देखते हैं। ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो
ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन डेप्थ, ये गलत है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की जो मात्रा है, ठीक है, वो जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे, ठीक है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो घटती जाएगी। ये क्लियर है ना। यहाँ पर अगर आप अपर सरफेस पे रहोगे तो यहाँ पर सनलाइट ज़्यादा पहुँचेगी, ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो अपर सरफेस में ज़्यादा होती है। लोअर सरफेस में हम देखेंगे तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी। तो यही चीज़ तो दिया गया है, द ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन डेप्थ, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक है, करेक्ट है। द ऑक्सीजन कंटेंट, हाँ, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डेप्थ, ठीक तो है, वही जो मैं आपको बता रही हूँ वही स्टेटमेंट लिखा गया है, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया ना क्लास। ऐसा तो नहीं है कि मैम थोड़ी देर कंफ्यूज हुई तो आप लोग भी कंफ्यूज हो गए। जो मैं बता रही हूँ ध्यान से सुनिए, ये अगर आपका पानी का स्तर है तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होगी, ठीक है, और ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे कम होती जाएगी, ठीक है। आपको पता है एक बहुत बड़ा रीज़न है प्रकाश। जैसे जैसे आप पानी के अंदर गहराई में जाओगे सनलाइट वहाँ कम पहुँचेगी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होगी वहाँ पर। वही चीज़ दिया गया, द ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन डेप्थ, ये सही है। पहला देखो, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल इज हायर इन लेंटिक सिस्टम देन इन लोटिक सिस्टम, ये आपका गलत है। क्यों गलत है अब समझो। लेंटिक और लोटिक क्या है, जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, जलीय पारितंत्र की बात करते हैं, तो हम इसको लेंटिक और लोटिक इकोसिस्टम में क्लासिफाई करते हैं। लेंटिक मतलब क्या है, लेटा हुआ, मैं आपको याद करने का तरीका बता रही। लेंटिक लेटा हुआ मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं है पानी में। तो मतलब जब पानी एक जगह इकट्ठा रहता है और पानी में किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होता है तो उसे हम लेंटिक इकोसिस्टम में रखते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। जैसे तालाब का पानी, ठीक है, तालाब का पानी एक जगह स्थिर रहता है ना, कहीं इधर उधर घूमता तो नहीं है ना तालाब, समझ में आ रहा है। कुएं का पानी समझ में आ रहा है, एक जगह आपका स्थिर है, कुएं का पानी एक जगह स्थिर है। अब देखो लोटिक क्या है, मतलब लौट रहा है लौट रहा है लौट रहा है, मतलब यहाँ पर पानी में आपको एक मूवमेंट दिख रहा है। जैसे रिवर में क्या है, पानी जो है वो फ्लो कर रहा है, तो वो आपका लोटिक हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी पानी में मूवमेंट है, मतलब लोटिक इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू लेंटिक वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम जहाँ पर पानी आपका रुका हुआ है। समझ में आया। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन आप देखोगे यहाँ पर पानी में आपको डिफरेंट लेयर फॉर्म होते हुए दिखेगी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, उसी को हम थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है जिसके वजह से आप देखोगे ऊपर के पानी का टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे गर्म ऊपर वाला पानी है। उसके नीचे जाओगे पानी का टेम्परेचर घटेगा, और नीचे जाओगे और घटेगा और घटेगा, और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी आप देखोगे यहाँ का पानी ठंडा है, तो एक लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है, एक लेयर फॉर्म हो जाती है। ऊपर एकदम गर्म पानी, फिर थोड़ा गर्म, फिर उससे थोड़ा गर्म, फिर थोड़ा गर्म, नीचे ठंडा पानी, तो एक लेयर फॉर्म हो जाती है। और ये लेयर आपकी समर के समय ज़्यादा फॉर्म होती है। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, क्योंकि मिनिमल दिया हुआ था यहाँ पर। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया, ए आपका सही उत्तर हो गया। क्लियर क्लास। कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लो जो थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन की बात की गई है, समर में आप देखोगे टेम्परेचर के बेसिस पे डिफरेंट लेयर आपको दिखेगी। लेकिन जब ऑटम सीजन की बात करेंगे या फिर स्प्रिंग सीजन की बात करेंगे, जब हवा बहुत तेज चलेगी, तेज हवा चलने के कारण पानी में मूवमेंट होगा जिसके वजह से लेयर नहीं फॉर्म हो पाएगी, ठीक है। ठंड में भी आप देखोगे, विंटर्स में भी ये लेयर फॉर्म होती है, लेकिन ऊपर वाले पानी का सरफेस भी ठंडा रहता है और नीचे वाला भी ठंडा रहता है। अगर बहुत ठंडा रहता है तो ऊपर वाला पानी जो है वो जम जाता है, नीचे वाला पानी लेकिन तब भी ठंडा रहता है, तो लेयर नहीं फॉर्म होती। ये लेयर आपका समर में फॉर्म होती है। क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखो,
पाकिस्तान की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द गढ़ा था, ये बिल्कुल सही है, ये मैंने आपसे डिस्कस भी किया है। पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान के मुसलमानों के लिए अलग राज्य के रूप में पाकिस्तान का विचार रखा गया था। तो आप खुद देख लो, अगर आप यहां पर देखोगे पाकिस्तान, ठीक है, तो पी मतलब क्या था, पंजाब, ए मतलब क्या था, अफगान, के मतलब कश्मीर, एस मतलब सिंध और तान जो था वो बलूचिस्तान का था। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा के लेखक इकबाल ने मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी मुस्लिम राज्य के निर्माण पर जोर दिया था। नॉर्थ वेस्टर्न मुस्लिम स्टेट की बात इकबाल ने किस मुस्लिम लीग के सेशन में बोली थी। तो ये 1930 के, ठीक है, 1930 के। बी आपका सही उत्तर है। अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्लास, आप देखिए, तब तक एक घुट पानी में पीती हूं। यहां पर क्या दिया गया है, अब गर्मी में दिक्कत क्या होती है, लगातार बोलते 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 थोड़ा सा ब्रेक लेने का मन करता है। लेकिन अभी इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कानपुर षड्यंत्र से संबंधित नहीं है, बोला गया है। तो यहां पर देखिए कौन सा कानपुर षड्यंत्र से संबंधित नहीं है, कानपुर कॉन्स्पिरेसी से। अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नालिन गुप्ता या फिर जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कि कानपुर षड्यंत्र से जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है। बाकी के तीन जो है वो कानपुर कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड हैं। अब यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बना है, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को कानपुर कॉन्स्पिरेसी के बारे में देती हूँ। ध्यान दीजिएगा क्लास, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, आप सभी को पता है कि रशियन रिवॉल्यूशन जो था, ठीक है, वो 1917 में, रशियन क्रांति जो है वो 1917 में आपका तेजी पकड़ लेती है। तो रशियन जो उस समय जो रिवॉल्यूशन था, उसका इम्पैक्ट हम भारत में भी देखते हैं। भारत में भी कुछ लीडर्स आपके आते हैं जो कि कम्युनिस्ट लीडर कहलाते हैं, ठीक है। और होता क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, देखिए 2 बार भारत में बहुत बड़ी बड़ी क्रांति हुई थी। एक 1920 में, क्रांति नहीं, सॉरी मुझे बोलना चाहिए आंदोलन, क्रांति नहीं, आंदोलन। तो बहुत बहुत बड़े बड़े आंदोलन की बात करते हैं। एक 1920 वाला आंदोलन जिसको कि हम असहयोग आंदोलन कहते हैं, ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जो कि आपका 1922 में वापस ले लिया गया था चौरी चौरा कांड की वजह से। इसी तरीके से आप देखते हैं 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है और बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन पर पॉज लगा दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। क्यों? गांधी इरविन पैक्ट की वजह से, क्योंकि अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करने जा रही रहती है। उसी के सिलसिले में एक बातचीत होती है गांधी जी और इरविन के बीच में, और उसी को गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। तो पॉज लगता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो कि, अब देखिए 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन वो देख रहे हैं, ठीक है, तो कम्युनिज्म से वो इंस्पायर्ड है। तो कम्युनिस्ट लीडर आपको भारत में भी दिखेंगे, ठीक है, और यही कम्युनिस्ट लीडर गांधी जी से थोड़ा सा डिफर करते हैं और उनको लगता है कि भारत में हमें अभी इस समय इन्हें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को नहीं रोकना चाहिए था, चलने देना चाहिए था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक बहुत बड़ा चीज़ है। जब आप इसको पूरा पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। बस इस तरीके से अगर आप समझिए तो कम्युनिज्म का भी जो है भारत में शुरुआत हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो कॉन्स्पिरेसी केस होती है वो मेनली यहाँ पे कम्युनिस्ट लीडर द्वारा आपकी होती है, जिसमें जो कि 1924-25 में आपको दिखती है। और इसमें आपके कौन कौन रहते हैं? ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नालिनी गुप्ता और आर.एस. निम्बंकर, ठीक है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर पता चल गया ना, जो कॉन्स्पिरेसी, जो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस है, यहाँ पे कम्युनिस्ट लीडर आपके इन्वॉल्व रहते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। मैंने देखा है अक्सर जो स्टूडेंट हैं वो कानपुर, वो काकोरी वाला जो
काकोरी जो ट्रेन एक्शन प्लान है और कानपुर कॉन्स्पिरेसी को, दोनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर बस मैं आपको ये बताना चाह रही थी, जो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस है ये कम्युनिस्ट लीडर द्वारा चलाया गया था, ठीक है, ये कम्युनिस्ट लीडर द्वारा किया गया था, ठीक है। और जब हम बात करते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान की, जो कि काकोरी में हुआ था 1924 का 25 का समय वो भी था, वो आपका HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा चलाया गया था, ठीक है। ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर जो मैंने आपको बताया। अब देख लीजिए यहाँ पर, अगर देखना है, आफ्टर द सक्सेस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन इन 1970 the British government became increasingly wary about the communist ideology spreading its colony especially in India। वही दिया गया 1917 की जो आपकी रशियन क्रांति थी, उससे कहीं ना कहीं अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर लगता था, और भारत में तो उनको डर दिख ही रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत से आपके कम्युनिस्ट लीडर जो थे वो आपके उभर रहे थे। जब कॉन्स्पिरेसी केस की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये 1924-25 का समय है। कहाँ का? कानपुर। कानपुर उस समय यूनाइटेड प्रोविंस में आता था, ठीक है, जो कि हमारा अब उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर द ब्रिटिश अरेस्टेड सेवरल ट्रेड यूनियनिस्ट रिवॉल्यूशनरीज एक्यूजिंग देम ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल एंड एस्टेब्लिश द कम्युनिस्ट स्टेट इन इंडिया। तो आपको पता है इन पर जो मुकदमा चलाया गया था वो किस लिए चला गया था? क्योंकि ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि ये रशियन क्रांति से इंस्पायर्ड कुछ कम्युनिस्ट लीडर जो हैं वो भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ के जड़ से फेंकना चाह रहे हैं। इसी वजह से उन पर सेडिशन का चार्ज लगाकर, ठीक है, देशद्रोह का चार्ज लगा के, सेडिशन का और मतलब कई चार्जेस लगा के यहाँ पे लिखा गया है सेक्शन 121A, ये याद रखिएगा, वैसे नहीं पूछेगा इतना आपसे। इसके वजह से उन पर क्या किया गया कि आप चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिश सॉवरेनिटी को आप चैलेंज कर रहे हैं, आप ब्रिटिश की जो कहना चाहिए जो ब्रिटिश रूल है यहाँ पे, जो कॉलोनी, आप उसको ओवरथ्रो करना चाहते हैं। इस वजह से इन पर चार्जेस लगाए गए थे जो कम्युनिस्ट लीडर थे। बस ये याद रखिएगा, ये कम्युनिस्ट लीडर थे आपके, ठीक है। RS निम्बकर, नालिनी गुप्ता, फिर मुजफ्फर अहमद और ऐसे डांगे। चलिए अगला देखिए एक और एमएन रॉय की बात हम लोग करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है। एमएन रॉय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे एक कम्युनिस्ट नेता थे, अभी हमने देखा, याद रखिएगा ये एक कम्युनिस्ट नेता थे, ठीक है। वे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले ये पहले भारतीय थे, ये भी सही है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और उत्तर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्लास, C आपका सही उत्तर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें एमएन रॉय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो इनके जो की वर्क थे वो थे रीजन, रोमांटिज्म एंड रिवॉल्यूशन, न्यू ह्यूमैनिज्म, अ मैनिफेस्टो और इंडिया इन ट्रांजिशन, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इनके की वर्क थे। हो सकता है एमएन रॉय से रिलेटेड आपके वर्क पूछ लिया जाए प्रीलिम्स में, अभी तक नहीं पूछा गया है लेकिन ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एमएन रॉय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। इनका जन्म जो था वो बंगाल में हुआ था, और ये सबसे पहले किस मूवमेंट से जुड़े थे? अनुशीलन समिति से ये जुड़े थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये कई जगह जाते हैं, और आपको पता है ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से जुड़ने वाले पहले भारतीय थे, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर क्लास सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न आज तक आपके परीक्षा में बना है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने का सबसे पहले आइडिया किसके द्वारा दिया गया था? तो आप एमएन रॉय का नाम बताएंगे। यहाँ पर देखिए 1934 में ही पहली बार किसी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, फॉर्म करने की बात कही थी, तो वो थे एमएन रॉय, ये याद रखिएगा, ठीक है। 1935 में डिमांड की गई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, संविधान सभा बने आईएनसी द्वारा, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा 1935 में। 1934 में एमएन रॉय ने आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने का, और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, ठीक है, संविधान सभा बनना चाहिए, और ये संविधान सभा ही आगे चल के संविधान का निर्माण करेगी, ये याद रखिएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब एक्सेप्ट किया है? 1940 में, ठीक है, इस आइडिया को एक्सेप्ट किया है, किसमें? ऑगस्ट ऑफर में इन्होंने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी, ठीक है,
क्योंकि क्यों ये ऑगस्ट ऑफर दे रहे थे, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और वो चाहते थे कि जो भारतीय हैं वो उनकी तरफ से लड़े। लेकिन अब भारतीय तैयार नहीं थे कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपके साथ लड़ेंगे, क्योंकि हमको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब हमने आपका साथ दिया था तो हमें लगता था कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमें स्वराज देंगे। लेकिन आपने क्या किया, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड सब कर दिया। तो अब हम नहीं तैयार हैं। और अब तो 1937 के इलेक्शन के बाद आप खुद ही देख रहे हो यहाँ पर कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो एक पार्टी के रूप में, एक उभरती हुई पार्टी के रूप में आई है, लेकिन बाद में ये रिजाइन भी कर देती है इसी वजह से, क्योंकि भारतीयों से बिना पूछे, आईएनसी से बिना पूछे ही ये डिक्लेयर कर दिया गया था जो भारत है वो ब्रिटिश सरकार के साथ है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ दे रही है। आपने किससे पूछा? हमसे तो पूछा नहीं। इसी के चलते आईएनसी रिजाइन भी कर देती है। तो बार बार प्रेशर पड़ रहा रहता है कि किसी भी तरीके से इनको राजी करो कि ये हमारे साथ युद्ध, मतलब हमारे साथ नहीं युद्ध करें, हमारी तरफ से युद्ध करें, ठीक है। तो इसीलिए ऑफर दिया जाता है, अगस्त ऑफर, जिसमें बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये एक्सेप्ट कब होता है? 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी फॉर्म होती है कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। तो ये याद रखिएगा। सबसे पहले संवैधानिक सभा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया बताओ? एम.एन. रॉय ने दिया। कब दिया? 1934 में, ठीक है। आईएनसी ने कब डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने की? 1935 में, ठीक है। सबसे पहली बार इस आइडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कब किया? अगस्त ऑफर में, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी फॉर्म कब हुई? 1946 में कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कांग्रेस में समाजवादी विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए क्लास, अगर आप पूरा सीक्वेंस पढ़ोगे ना, मैं आपको पढ़ाऊंगी आधुनिक भारत के भी और भी हम लोग फेजेस डिस्कस करेंगे, उसमें रिवॉल्यूशनरी फेज भी हैं, वो सब भी पढ़ाऊंगी। तो आप देखोगे कि किस तरीके से रिवॉल्यूशनरी फेज को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो ये चीज़ें आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी पहले इस प्रश्न को डिस्कस करते हैं। एक मिनट रुक जाइए। कांग्रेस में समाजवादी विचार के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ। जवाहरलाल नेहरू इस पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े नहीं थे। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ है, एकदम सही है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इस पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, एकदम गलत है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े नहीं थे, एकदम गलत है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ये फाउंडिंग मेंबर्स थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, के ये याद रखिएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है? केवल ए सही है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ए सही है। अब देखिए क्लास, जब हम बात करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, तो आप ऐसे समझिए कांग्रेस में ही कुछ ऐसे लीडर्स रहे होंगे जो अब सोशलिज्म के आइडिया से प्रभावित हैं, ठीक है। तो वो फॉर्म करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में, ठीक है। ये याद रखिएगा। जैसे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, यूसुफ महली और मीनो मसाई और अशोक मेहता, ये लोग सोशलिज्म के आइडिया से आपके क्या थे? इंस्पायर्ड थे। इसी वजह से 1934 में ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं। और जो चीज़ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई है, एक बहुत बड़ा रीज़न यही था कि वो देख रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, जो इतना बड़ा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया, उसको बार बार रोक दिया जा रहा है, ठीक है। इस वजह से वो खुश नहीं थे। उनको लगता था कि अब सही समय है, हटाओ ब्रिटिशर्स को, ये कोई मतलब ऐसे शांत बैठने वाला वो समय नहीं है, ये याद रखिएगा। देखिए क्या दिया गया, some Congress members with Gandhian method of struggle, especially after the civil disobedience movement was suspended in 1934, वो खुश नहीं थे कि गांधी जी ने 1934 आते आते सविनय अवज्ञा आंदोलन को सस्पेंड कर दिया, खत्म कर दिया है, ठीक है।
और इसी समय ग्रेट डिप्रेशन का समय चल रहा है। मार्क्सिस्ट आइडिया है उससे लोग इंस्पायर्ड है। कम्युनिज्म जो है तो लोग दूसरे देशों के से भी तो कांटेक्ट में है, तो उनको समझ में आ रहा है। तो इसी वजह से हम देख ले हैं एक सोशलिस्ट विंग फॉर्म होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर द्वारा, उनसे अलग होके, जिसमें कि आपको जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और आपको मीनू मसानी का नाम याद होना चाहिए। और एक चीज़ और याद रखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो 1948 के में ख़त्म भी हो जाती है, डिसॉल्व भी हो जाती है। क्लियर है ना क्लास? चलो समझ में आ रहा होगा, आशा करती हूँ। अब इसको देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में की गई थी। भगत सिंह आजाद और राजगुरु ने 1928 में सॉन्डर्स की हत्या की। भगत सिंह और राजगुरु ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जब हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं इधर साइड में बताती हूँ। देखिए HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, HRA, इसका गठन कब हुआ है? 1924 में हुआ है। कहां पर हुआ है? कानपुर में हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें 1925 में जो काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान हुआ उसके पीछे HRA का बहुत बड़ा रोल था, HRA मेंबर्स का। फिर हम देखते हैं 1928 के समय HSRA, मतलब HRA जो टर्म है उसी में S जोड़ दिया जाता है, सोशलिस्ट टर्म। HSRA का गठन होता है दिल्ली में। तो पहला तो आपका गलत है, लेकिन 2 और 3 आपका सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, बी आपका सही है, ओनली 2 इज करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर ये देख लीजिए क्लास, हाँ यहाँ पर एक चीज देख लीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर 1929 में ना, 1929 में मैंने ध्यान नहीं दिया, राजगुरु नहीं दत्त ने, ठीक है, बीके दत्त ने बम थ्रो किया था। इस वजह से आपका सही उत्तर केवल 2 हो जाएगा। क्लियर है? मैं इस चीज को क्लियर कर दूं, यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, भगत सिंह और राजगुरु की बात लिखी गई है। भगत सिंह राजगुरु ने तो 1928 में सॉन्डर्स की हत्या की थी। आपको पता है ना, 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो साइमन कमीशन को काला झंडा हर जगह दिखाया गया था। ठीक है, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे, इस वजह से। और उसी समय लाला लाजपत राय जो थे वो लाहौर में थे, और लाहौर में भी वो क्या साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का शांतिपूर्वक ढंग से ही विरोध कर रहे थे तो उस समय स्कॉट ने लाठी चार्ज करा दिया था, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय को बहुत लाठी लग गई थी और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन जो भगत सिंह राजगुरु थे ये स्कॉट को मारने गए थे, गलती से सॉन्डर्स मर जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गलती से सॉन्डर्स की हत्या हो जाती है, मारने स्कॉट को गए थे, सॉन्डर्स मर जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, पहला गलत है क्योंकि HSRA 1928 ये दिल्ली होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप इसको HRA कर लो और 1924 और कानपुर कर लो, वो सही होगा। भगत सिंह और यहाँ पे दत्त, ठीक है, तो यहाँ पर ओनली बी इज द राइट आंसर, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखिए, पंजाब नौजवान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोला गया है। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ए और बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पंजाब नौजवान सभा जो है इसकी स्थापना 1926 में की थी भगत सिंह द्वारा, ना कि महात्मा गांधी द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही स्टेटमेंट केवल ए हो जाएगा। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। ठीक है क्लास, चलिए
अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें को हम देखते हैं यहाँ पर जल्दी जल्दी। देखिए भगत सिंह की अगर हम बात करें क्लास, भगत सिंह की, तो भगत सिंह से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें देखते हैं। भगत सिंह, ताकि कभी आपसे पेपर में पूछे तो आप आसानी से बता लें। भगत सिंह का जन्म 1907 के करीब होता है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, ये पेपर में नहीं पूछेगा। लेकिन याद रखिएगा जब मुस्लिम लीग भारत में जब मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अच्छा वो भी छोड़ दो, ये याद रखो कि जब सूरत स्प्लिट होता है 1907 में, 1907 में क्या हुआ है, सूरत स्प्लिट हुआ है। तो याद रखना जिस समय सूरत स्प्लिट हुआ है नरम दल और गरम दल में, उस समय भगत सिंह का जन्म हुआ है, ठीक है। और आपको पता है 1919 में क्या होता है क्लास, 1919 में जलियांवाला बाग कांड होता है, ठीक है, जलियांवाला बाग कांड होता है। और 1920 में भारत में असहयोग आंदोलन शुरू होता है। जब जलियांवाला बाग कांड होता है तो भगत सिंह उस समय रहते हैं, मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ। और आप खुद सोचिए इतना बड़ा मतलब कांड था, जिसके भी आंखों के सामने से गुजरा होगा तो उसके अंदर एक क्रांतिकारी विचारधारा ही तो आएगी, बदला लेने की तो भावना आएगी, ठीक है। 1920 में देखिए असहयोग आंदोलन में भी ये भाग लेते हैं, ठीक है। और 1923 के समय ये लाहौर कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हैं, लाहौर कॉलेज को। और 1926 में अभी आपने देखा कि ये नौजवान भारत सभा का गठन करते हैं। थोड़ा सा एक टाइमलाइन देखिए, 1920 1923 में लाहौर कॉलेज को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जलियांवाला बाग कांड होता है, असहयोग आंदोलन 1923 में भगत सिंह लाहौर कॉलेज को ज्वाइन करते हैं और 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं 1928 के समय में क्या होता है क्लास, 1928 के समय में साइमन कमीशन भारत आता है और लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हो जाती है, स्क्वाट कराते हैं, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अब 1928 में ही ये भगत सिंह, यहाँ पे मैं नाम लिख रही हूं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थप्पड़ किसको मार डालते हैं, सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं। ये याद रखिएगा 1928 में। और 1929 में भगत सिंह बीके दत्त, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकते हैं और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। जब ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बीके दत्त के साथ मिलकर बम फेंकते हैं तो बस ये क्या बताना चाहते हैं, जो बहरे लोग बैठे हैं उनके कान तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं इनकलाब जिंदाबाद का। और आपको पता है ये 1929 का समय है। अभी 1931 के समय में जब हम बात करते हैं 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है, लाहौर में फांसी दे दी जाती है। इनको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सुंदर मैम ने लिख दिया है तो ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए मैं आपको लीडर्स के टाइमलाइन के बारे में इसलिए बताती हूँ क्योंकि अगर थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओगे ना कि कौन किस समय में आया है तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी करने का प्रयास किया जाएगा तब भी आप फंसोगे नहीं ट्रैप में, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, आप ऐसे याद रखो भगत सिंह का जन्म कब हुआ है, जब भारत में 1907 का सूरत स्प्लिट हुआ है नरम दल और गरम दल के समय में, ठीक है, अब याद रहेगा। फिर आपको पता है यहाँ पर याद रखिएगा 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ है, ठीक है। फिर आप याद रखिए 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है। भगत सिंह 1923 के आसपास जाते हैं, लाहौर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। 1926 में ये नौजवान भारत सभा का गठन करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर 1928 में भारत में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन का क्या सब जगह विरोध किया जाता है, क्यों, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भारतीय नहीं शामिल थे। उसका विरोध लाहौर से ही कौन और कर रहे थे, भगत सिंह भी उस समय, और लाहौर में एक बहुत बड़ा लीडर उस समय है लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय भी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे रहते हैं। जिस समय स्कॉट के कहने पर लाठी चार्ज हो जाती है और लाला लाजपत राय को लाठी बहुत लग जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसी का बदला लेने के लिए 1928 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थप्पड़ जो थे वो सॉन्डर्स
स्कॉट को मारने जाते हैं लेकिन सॉन्डर्स मर जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सॉन्डर्स की मृत्यु होती, मारते हैं ये लोग। और फिर 1929 में ये बीके दत्त के साथ मिलकर, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकते हैं और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दे दी जाती है, ये याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर है ना। चलिए, थोड़ा बहुत तो क्लियर हो रहा होगा, याद हो जाएगा। अब देखिए, भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया। भगत सिंह समाजवादी विचार से प्रभावित थे। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। भगत सिंह ने 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को मारना था। यहाँ पे उत्तर आपको मिल गया होगा। यहाँ पर भगत सिंह समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे, एकदम सही है। इसी वजह से आप देखते हैं HSRA कर दिया गया रहता है, ठीक है। HRA को HSRA कर दिया गया रहता है दिल्ली में, ठीक है। सोशलिस्ट टर्म को जोड़ दिया गया रहता है, उसमें बहुत बड़ा योगदान भगत सिंह का भी रहता है। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, बिल्कुल सही है, HSRA के। 1929 में अभी हमने देखा, इन्होंने बीके दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, केंद्रीय विधानसभा में, ठीक है, बम तो फेंका लेकिन लोगों को मारने के लिए नहीं, जो बहरी सरकार थी, ठीक है, उनको सुनाने के लिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी इन्होंने लगाया, लेकिन किसी को मारने का इंटेंशन नहीं था इनका। तो ये आपका गलत है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, इसमें क्या बोला गया है, एक मिनट देख लेते हैं। विच इज नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट करेक्ट बोला गया। देखो, मैम ने पढ़ लिया, तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट नहीं है, तीसरा करेक्ट नहीं है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती मामले में कितने क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो बताइए, काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान की बात की गई है यहाँ पर। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान को, वीर सावरकर, वासुदेव चापेकर को, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम को, सूर्य सेन और उधम सिंह को। तो यहाँ पे तो आपको पता चल गया होगा, जब हम काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान की बात करेंगे तो रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान को, ये याद रखिएगा। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो यहाँ पर देख लीजिए, जो चीज मैंने आपको बताई है वही चीज यहाँ पर फिर दिया गया है, तो एक बार रिवाइज करा देती हूँ लीडर्स के नाम। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था, जिसका कि मेन पर्पस क्या था, फेडरल रिपब्लिक ऑफ इंडिया, संघीय गणराज्य का गठन करना भारत में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 अक्टूबर में, ठीक है। स्थान कानपुर, याद रखिएगा, HRA के गठन की बात मैं कर रही हूँ, कानपुर उत्तर प्रदेश 1924, ठीक है। कौन कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिन नाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी और अशफाकुल्लाह खान, ये याद रखिएगा। इनका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शासन को बलपूर्वक समाप्त करना, बलपूर्वक उसको समाप्त करना, एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष और गणतांत्रिक भारत की स्थापना करना, सामाजिक न्याय और समानता आधारित समाज का निर्माण करना, ये सब क्या था? ये सब उद्देश्य था, याद रखिएगा। आगे बढ़े, यहाँ पर देखिए, 9 अगस्त 1924 को HRA के मेंबर्स ने, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर्स ने क्या किया? ट्रेन लूटा। कहाँ लूटा? काकोरी में लूटा। और उसमें कौन कौन लोग थे? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, ठीक है। इनको फांसी दी गई थी, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। और चंद्रशेखर आजाद जो थे वो भाग गए थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 1928 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भगत सिंह और अन्य युवाओं ने मिलकर HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम HSRA कर दिया, सोशलिस्ट टर्म इसमें जोड़ दिया गया था, ठीक है। इसमें एक समाजवाद को प्रमुख विचारधारा के रूप में अपना लिया गया था 1928 में। क्लियर? चलो दिल्ली में याद रख लेना। चलो सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अगला प्रश्न, ध्यान दो क्लास, क्या दिया गया है? भूख हड़ताल के कारण जेल में मरने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो बताइए कौन थे स्वतंत्रता सेनानी? भगत सिंह, बिपिन चंद्र पाल, जतिन दास या फिर SC बोस? तो यहाँ पर कौन थे? जतिन दास थे, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। क्लियर है? 63 डेज की हंगर स्ट्राइक इन्होंने की थी। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में मैंने बहुत पढ़ाया है, ये एक प्रश्न दिया गया है, इसको देख लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य जीवों के जीन
से लेकर पारिस्थितिक तंत्र तक जैव विविधता के हर स्तर को बनाए रखना है। बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं और उन राज्यों के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आते हैं जहां वे स्थापित हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा क्लास, यहाँ पर कि आप बायोस्फीयर रिजर्व एम टू मेंटेन द एवरी लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम द जीन टू द इकोसिस्टम। ठीक है, बायोस्फीयर आपको पता है जहां पर भी लाइफ की बात आ रही है, ठीक है, वो आपका बायोस्फीयर, ये पता है ना। जैसे हम लोग लिथोस्फीयर की बात करते हैं, लिथोस्फीयर मतलब क्या, लैंड एरियाज की हम बात, स्थली उसकी बात कर रहे हैं। ये आपका क्या है, एटमॉस्फियर, ठीक है, और यहां पर हाइड्रोस्फीयर, और ये कॉमन क्या होता है, बायोस्फीयर, जहां पर भी जीवन है। तो यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात की जा रही, बायोस्फीयर मतलब समझ गए ना। यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, बायोस्फीयर जो है वो नॉमिनेट किया जाता है नेशनल गवर्नमेंट द्वारा, और ये आपका जुरिस्डिक्शन अंडर द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड, ये होता है, ये भी सही है। यहाँ पर सी आपका सही है। देखिए, जब आप देखेंगे बायोस्फीयर की लिस्ट तो उसमें आप देखेंगे जो बायोस्फीयर आपके नोटिफाई किए गए हैं 18 या समथिंग बायोस्फीयर है, जिसमें से 12 बायोस्फीयर जो हैं वो आपके मैप प्रोग्राम के अंदर है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो कि किसका है, यूनेस्को का है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 12 बायोस्फीयर रिजर्व भारत में ऐसे हैं, 18 में से देख लीजिएगा इसको, जो कि मैप प्रोग्राम के अंतर्गत है यूनेस्को की। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार इसको कंफर्म भी कर दीजिएगा। चलो अगला देखिए, समुद्री नौवहन के लिए एक महत्वपूर्ण चोक पॉइंट बाबल मंडेप जल डमरू लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। इस जल डमरू के दोनों ओर कोने में कौन से देश आपके स्थित हैं। ठीक है, बाबल मंडेप स्ट्रेट की बात की गई है, ये कनेक्ट करता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से। तो बताइए कौन कौन सी कंट्री है यहाँ पर, इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इरिट्रिया, सऊदी अरेबिया, या फिर जिबूती, येमेन। तो यहाँ पे जिबूती और येमेन है। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, ये बाबल मंडेब है। ठीक है, इधर आपको रेड सी दिख रहा है, इधर आपको गल्फ ऑफ एडन दिख रहा है, ये येमेन है और यहाँ पे जिबूती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जिबूती और येमेन है। ठीक है, बीच में बाबल मंडेब है। अच्छा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका याद कर लीजिए, वैसे मैंने आपको याद कराया था हॉर्न ऑफ अफ्रीका, कैसे याद कर सकते हैं, सीड से हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहां एस क्या है, सोमालिया, ई क्या है, इथियोपिया, दूसरा ई क्या है, इरिट्रिया, और डी क्या है, जिबूती। ठीक है, देखो ये और ये, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका सीड से याद रहेगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम क्या है, बताइए। तो पॉज करना है, पॉज कर लीजिए। यहां पर बोला गया है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन की बात नहीं की गई, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है ये नहीं पूछा गया, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की गई है, जन घनत्व की बात की गई है। ठीक है, तो इस वजह से आपका सही उत्तर हो जाएगा बिहार, वेस्ट बंगाल, केरल एंड उत्तर प्रदेश, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर खाली पॉपुलेशन की बात होती तो हम उत्तर प्रदेश पे ध्यान देते, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की गई है। लोक कल्याणकारी राज्य की भावना किसमें अंतर्निहित है, तो बताइए। मौलिक अधिकार में, नीति निदेशक तत्वों में, मूल कर्तव्य में, या फिर इनमें से कोई नहीं। वेलफेयर स्टेट की बात हम कहां पर करते हैं, नीति निदेशक तत्वों में, डीपीएसपी में। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या दिया गया है, निम्नलिखित विषयों में से कौन से विषय समवर्ती सूची से संबंधित है। कॉन्करेंट लिस्ट की बात यहाँ पर की गई है। प्रत्यर्पण, विवाह और विवाह विच्छेद, संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण, विद्युत के उपयोग पर कर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, आपको पता है। देखिए क्लास, जब हम 7 शेड्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 तरीके की लिस्ट की बात करते हैं, यूनियन लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट
और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन मतलब संघ सूची, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो समवर्ती सूची में कौन कौन सा है? देखिए, एक्स्ट्राडिशन की जब हम बात करेंगे ना, प्रत्यर्पण की बात जब हम करेंगे, तो ये आपका यूनियन लिस्ट का पार्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट का नहीं है। और जैसे ही आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। विवाह और विवाह विच्छेद, संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण, सी आपका सही उत्तर है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि मैम आप एक्स्ट्राडिशन पढ़ते ही आपने कैसे बोल दिया कि ये जो है ये आपका यूनियन का पार्ट होगा। विजय माल्या केस का सुना है ना बारे में? विजय माल्या केस में क्या हुआ था? प्रत्यर्पण के बारे में मैं बता रही हूँ आपको, एक्स्ट्राडिशन के बारे में। विजय माल्या ने भारत में घोटाला करके विजय माल्या चले गए थे यूनाइटेड किंगडम 2016 में, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम में ये छुपकर बैठे थे। तो यहाँ पर इंडिया ने रिक्वेस्ट किया एक्स्ट्राडिशन फ्रॉम द यूके, मतलब इंडिया ने यूके सरकार से कहा कि जैसे ही विजय माल्या का पता चलता है आप विजय माल्या को हमें सौंप दीजिए। तो अक्सर आप देखे होंगे कि कोई आदमी है वो किसी एक्स कंट्री में क्राइम करता है और छुप के दूसरे कंट्री में बैठ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ उसने क्राइम किया और जहाँ वो छुप कर बैठा है, इन दोनों के बीच में एक्स्ट्राडिशन होता है कि जैसे ही वो कल्प्रिट मिलेगा आपको उसे हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो ये आपका है जो मैंने आपको बताया प्रत्यर्पण। क्या है? एक क्षेत्राधिकार किसी अन्य क्षेत्राधिकार में अपराध करने के आरोपी या दोषी व्यक्ति को दूसरे क्षेत्राधिकार के कानून प्रवर्तन की हिरासत में सौंपता है, ठीक है। या दो क्षेत्राधिकारियों के बीच में एक सहकारी कानून प्रवर्तन प्रक्रिया है और उनके बीच की गई व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है, ये याद रखिएगा। इसलिए मैंने आपको विजय माल्या वाला केस समझा दिया ताकि आपको ज्यादा अच्छे से याद रहे। चलिए, अब मैंने ये आपको बता दिया है कि जब भी हम शेड्यूल 7 की बात करते हैं उसमें 3 तरीके की सूची की हम बात करते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आर्टिकल देखेंगे, अनुच्छेद देखेंगे तो अनुच्छेद 246 आप देखिएगा, यहाँ पर हमने शक्तियों के विभाजन की बात की है। क्लियर है क्लास? अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है, जैसे कि जब हम संघ सूची की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें डिफेंस ऑफ इंडिया, डीलिमिटेशन, एटॉमिक एनर्जी, सीबीआई, फॉरेन अफेयर, सिटीजनशिप, पिलग्रिमेज और पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड चीजें आपकी यूनियन लिस्ट में है। इसको हम डिस्कस भी कर लेंगे आने वाली क्लासेस में, उसकी चिंता मत करिएगा, प्रश्नों के माध्यम से। और यहाँ पर राज्य सूची की हम बात करेंगे तो पुलिस, ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ हाई कोर्ट, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, पिलग्रिमेज, ठीक है। पुलिस, उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधशाला और तीर्थयात्रा, भारत के बाहर स्थानों के लिए यात्राओं के अलावा की बात की गई है। तो ये आपके राज्य सूची में आते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आज जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चली, कुछ चीज़ें ऐश्वर्या मैम आपको एक्स्ट्रा पढ़ा पाई हूँ या एक्स्ट्रा समझा पाई हूँ जिसको पढ़कर आपको अच्छा लग रहा हो कि चलो इतनी देर की क्लास की, सफल रहा क्लास करना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप लोग खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़े, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पर, आपके जो शुभ चिंतक हैं उनके आशीर्वाद पर विश्वास रखिए और सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए, ठीक है। अपने पे विश्वास रखेंगे, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। परिश्रम करिए क्लास, ठीक है, मेहनत करिए, कर्म करिए, आपको परिणाम अच्छा मिलेगा, सब अच्छा होगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मैम नहीं मन करता था पढ़ने का लेकिन फिर अब लग रहा है पढ़ना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि आप लोग शीघ्र, अतिशीघ्र, ठीक है, बहुत सफल हो और ऊंचाइयों को हासिल करें। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि इंसान अच्छा बनिए, ठीक है। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, गुस्सा कम करिए, गुस्सा ज़्यादा नहीं करना चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक होता है। और हमेशा अपने पे विश्वास रखिए, ईश्वर सब अच्छा करेगा। थैंक यू सो मच क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।